अच्छा, पिछली क्लासेस में हम लोगों ने SN1 और SN2 अभिक्रिया पढ़ रखी थी। तो कभी कभी क्या होता है, हम लोगों के एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाता है कि SN1 और SN2 अभिक्रिया में दोनों में डिफरेंस क्या क्या है, अंतर क्या देखते हैं आप। तो मैंने कुछ अंतर लिख रखे हैं उसके लिए। SN1 रिएक्शन के लिए जो अंतर है लेफ्ट साइड पे लिखे हुए हैं, और SN2 रिएक्शन के लिए जो अंतर है, डिफरेंस है, वो राइट साइड पे लिखे हुए हैं। क्योंकि आप इन दोनों घटनाओं को पढ़ चुके हैं, मैं एक एक नंबर पढ़ के सुना देता हूँ। पहला नंबर लिखा है, कहता है SN1 जो अभिक्रिया होती थी वो कितने पदों में पूर्ण होती थी? 2 पदों में। अगर मैं याद दिलवा दूं SN1 अभिक्रिया 2 पदों में, तो पहले पद में तो RX का आयनन होता था और दूसरे पद में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था। इस प्रकार से 2 पदों में पूर्ण होती थी। और जो SN2 अभिक्रिया होती थी वो केवल कितने पद में पूर्ण होती थी? 1 पद में। और मैंने बताया भी था इस दौरान एक संक्रमण की अवस्था बनकर तैयार होती है, केवल सिंगल स्टेप रिएक्शन है। कहता है कि जो SN1 अभिक्रिया है इसकी आणविकता कितनी होती है? 1 और कोटि भी 1। अच्छा, उसका रीजन भी ये है, आणविकता 1 और कोटि 1 का अर्थ है क्योंकि SN1 अभिक्रिया में से आपने देखा था, अगर हम लोगों ने जब स्लो स्टेप को देखा था तो स्लो स्टेप में अभिकारक अणुओं की संख्या केवल 1 थी। मैंने कोटि 20 की कितनी लिखी है? 1। जबकि मैं देखता हूं कि अगर SN2 रिएक्शन के लिए अगर मैं चेक करता हूं तो बेटा इसके लिए आणविकता भी 2 है, कोटि भी क्यों है? 2 है, क्योंकि एक ही स्टेप होता था और उस एक ही स्टेप में अभिकारक अणुओं की संख्या कितनी थी? 2। नेक्स्ट नंबर लिखा है, कहता है अगर कोटि 1 है तो इसमें जो भी दर का, अर्थात अभिक्रिया के वेग का, अभिक्रिया की स्पीड का जो भी फॉर्मूला होगा उसमें अभिकारक पदार्थ के सक्रिय द्रव्यमान की घात कितनी होगी? 1। अगर कोटि 1 है तो घात भी कितनी रहने वाली है? 1। अच्छा, सेम अगर चले दूसरे वाले में, तो इसमें अभिक्रिया की स्पीड या दर या अभिक्रिया के वेग के लिए अभिकारक पदार्थ की सांद्रता पर देखो 1 घात तो यहाँ लगी है और 1 घात यहाँ लगी है। इस 1 घात का अर्थ समझ जाते हैं क्या है? पढ़ लेते हैं, 2 मिनट लगेगा इसमें। घात 1 का अर्थ है अगर आप एल्किल हैलाइड अर्थात RX की सांद्रता को 2 गुना करते हो तो वेग भी कितने गुना बढ़ेगा? 2 गुना। ऐसे ही सेम अगर न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता को 2 गुना करते हो तो बेटा अभिक्रिया का वेग भी कितने गुना बढ़ेगा? 2 गुना। लेकिन एक विशेष बात ध्यान देने वाली है, अगर कभी आपसे कोई क्वेश्चन आता है और उसमें से पूछता है कि SN2 रिएक्शन है जिसमें से RX और न्यूक्लियोफाइल दोनों की सांद्रता को 2 गुना किया गया है, तो फिर अभिक्रिया का वेग कितने गुना हो जाएगा? तो बेटा ध्यान देना, जब इसका सांद्रता 2 गुना किया गया तो वेग 2 गुना हो गया, इसकी सांद्रता को 2 गुना किया गया तो वेग 2 गुना हो गया, दोनों की सांद्रता को 2-2 गुना किया गया तो वेग कितने गुना हो जाएगा? 4 गुना। इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट नंबर आ जाते हैं, कहते हैं RX की क्रियाशीलता का क्रम। जब आप SN1 रिएक्शन कराते हो, टर्सरी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सबसे तीव्र गति से होती है क्योंकि टर्सरी एल्किल हैलाइड सबसे जल्दी आयन में टूटता है। उसके बाद सेकेंडरी वाला और भी धीमी अभिक्रिया करता है, प्राइमरी और भी धीमी करता है, और सबसे धीमी अभिक्रिया करता है CH3X। कोई पूछता भी है क्यों करता है सर जी धीमे? तो CH3X जो है आयनों में आसानी से नहीं टूट पाता है, इसलिए अभिक्रिया धीमी होती है। अच्छा, मैं इस पर चलता हूं तो इस पर तो आयनों में टूटना ही नहीं था, जो आयन में नहीं टूटेगा वो अच्छी अभिक्रिया करेगा, इसलिए CH3X जो था, इसको थोड़ा सा और बेटा अच्छा देखो लिख लेते हैं, एक जगह पर सही कर लेना, CH3X, और बाकी सब सही था। CH3X क्योंकि आयन में बिल्कुल नहीं टूटता, SN2 अभिक्रिया अच्छी होती है। प्राइमरी आयनों में टूटने का थोड़ा सा गुण अधिक रखता है, SN2 अभिक्रिया धीमी हो जाती है। सेकेंडरी और भी तीव्रता से आयनों में टूटता है और टर्सरी तो सबसे ज्यादा आयनों में टूटता है, इसलिए इस पर अभिक्रिया धीमी होती है। हाँ, इस पर अभिक्रिया धीमा होने का एक और कारण मैं बता सकता हूं। अगर आपको याद होगा, आपने लिखा होगा त्रिविम बाधा, तो जो त्रिविम बाधा थी संरचना की, उस कारण से भी तृतीयक जो होता है वो धीमी रिएक्शन करता है। SN1 और SN2 के लिए जो अभिक्रिया का क्रम है ये जस्ट विपरीत है, इसको ध्यान रखने वाली बात है। 5वें नंबर पर लिखा है जो न्यूक्लियोफाइल होता है, और न्यूक्लियोफाइल पर आवेश कैसा होता है? माइनस चार्ज या ऋण आवेश होता है। कहता है अग्र व पश्च दोनों दिशाओं से आक्रमण कर सकता था। SN1 अभिक्रिया में आपको याद होगा जब हम लोगों ने पढ़ा था, जो अभिकारमक था, जो न्यूक्लियोफाइल था, वो अग्र और पश्च दोनों दिशाओं से आक्रमण कर सकता था। यही कारण था कि यौगिक का 50% तो डेक्स्ट्रो फॉर्म बनता था और 50% लीवो फॉर्म बनता था। तो इस बात को याद रखना है कि भैया अग्र और पश्च दिशा दोनों दिशाओं में से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है।
और इस कारण से 50% एल फॉर्म कंपाउंड एंड 50% डी फॉर्म कंपाउंड का निर्माण होता है। जबकि न्यूक्लियोफाइल जो SN2 अभिक्रिया में था वो केवल और केवल पश्च दिशा से ही अटैक कर सकता था, क्योंकि अग्र दिशा में तो खुद ब्रोमीन था। ये न्यूक्लियोफाइल को क्या कर देता था, हटा देता था। तो हमेशा पश्च दिशा से अटैक कर सकता है SN2 में से। नेक्स्ट नंबर कहता है ध्रुवीय विलायकों में वेग बढ़ जाता है अगर आप SN1 अभिक्रिया में ध्रुवीय विलायक डाल देते हो। ध्रुवीय विलायक अर्थ जानते हो ना, जो खुद शीघ्रता से आयन में टूटे। तो अगर ध्रुवीय विलायक को आप SN1 अभिक्रिया में यूज करोगे, अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। लेकिन अगर ध्रुवीय विलायक को आप SN2 अभिक्रिया पे यूज करोगे तो वेग घट जाएगा। इसलिए मैंने क्या लिखा है, अध्रुवीय विलायकों में वेग बढ़ जाता है। उसमें ध्रुवीय विलायकों में वेग बढ़ता है, इसमें अध्रुवीय विलायकों में वेग बढ़ता है। नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं, कहता है दुर्बल क्षार द्वारा हो सकती है, अर्थात इस अभिक्रिया को कंप्लीट करने के लिए दुर्बल क्षार की ही आवश्यकता हो जाती है। इसमें से कहता है केवल प्रबल क्षार द्वारा होती है। लास्ट नंबर पढ़ते हैं। अच्छा, ये रेशमिक मिश्रण वाली बात तो हम इस बात से भी पता कर सकते हैं। कह रहा था अग्र व पश्च दिशा से अटैक करता है, तो क्योंकि 50% एल फॉर्म कंपाउंड बनता है, 50% डी फॉर्म कंपाउंड बनता है, दोनों के मिश्रण को क्या कहते थे, रेशमिक मिश्रण। तो इसमें से रेशमिक मिश्रण बनता है। और इसमें से आपको याद होगा वाल्डन प्रतिलोमन होता है, यौगिक का छाते की तरह क्या हो जाना, उलट जाना कहलाता है वाल्डन प्रतिलोमन। तो ये डिफरेंस था जो SN1 और SN2 रिएक्शन में आप देख सकते थे। अभी क्या है, नेक्स्ट कंपाउंड पढ़ना है, नया कंपाउंड, जिसका नाम है एथिल ब्रोमाइड या एथाइल ब्रोमाइड कहते हैं। इसका आयुपेशी नाम बेटा ब्रोमो एथेन भी है और फॉर्मूला होता है C2H5Br। तो देखो इसमें से क्या क्या पढ़ेंगे इस कंपाउंड के विषय में। इस कंपाउंड को सबसे पहले पढ़ेंगे बनाने की कितनी विधियां हैं, फिर पढ़ेंगे भौतिक गुण, फिर पढ़ेंगे रासायनिक गुण, और यदि अपने कोर्स में होगा तो एथिल ब्रोमाइड की पहचान करना भी सीखेंगे कि अगर किसी केमिकल कंपाउंड को भर के दे दे और बोले कि ये एथिल ब्रोमाइड है या नहीं है, तो हम कम से कम उसकी पहचान तो कर सकें। तो इतनी सारी बातों को पढ़ेंगे। मैं एक एक बात पढ़ के सुनाता हूं, आप इसको ध्यान दें। देखो कैसे। सबसे पहले कहता है एथिल ब्रोमाइड जब भी पढ़ना है तो सबसे पहले मैंने बताया उसको बनाने की विधियां ढूंढनी है। तो एथिल ब्रोमाइड को जब भी बनाया जाता है कुछ इस प्रकार के उपकरण की जरूरत पड़ती है। अच्छा, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर से इंटर पे आए हो, शायद मेरे ख्याल से इंटर पर मेरी क्लास का पहला ही फिगर है ये, इसलिए थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। बेटा ये जो साइड में लंबी आपको छड़ दिख रही है इसको बोलते हैं स्टैंड। इस स्टैंड में से क्या है, ये बालू ऊष्मक है। बालू ऊष्मक क्या करता है, बालू ऊष्मक एक ऐसा उपकरण होता है जो आग के संपर्क में आता है। ये एक बर्तन होगा, बर्तन में क्या भरी होगी, बालू। जब आप बर्नर की सहायता से इस बर्तन को गर्म करोगे तो बर्तन में उपस्थित बालू गर्म होगी और वो बालू गोल पेंदी वाले फ्लास्क में उपस्थित केमिकल को गर्म करेगी। इसका अर्थ एक मैं क्या बताऊं, इसका अर्थ ये है कि आपको बर्नर की सहायता से डायरेक्ट केमिकल को नहीं गर्म करना है, आपको बर्नर की सहायता से बालू को गर्म करना है, और जब बालू गर्म हो जाएगी तो वो गर्म करेगी किसको, केमिकल को। तो ये जो बालू यूज की गई है इस बालू को बोलते हैं, कहते हैं बालू ऊष्मक। वैसे ऊष्मक कई प्रकार के होते हैं। एक होता है तेल ऊष्मक, जिसमें से बालू की जगह क्या भर दिया जाता है, तेल। सबसे पहले बर्नर से क्या गर्म होता है, तेल, और तेल से केमिकल गर्म होता है। कभी कभी यहीं पर जल भर दिया जाता है, उसको बोलते हैं जल ऊष्मक। बर्नर से सबसे पहले जल गर्म होता है और जल से गर्म होता है, फिर इसके बाद अगर आप देखें तो केमिकल। गोल पेंदी वाले फ्लास्क में आपको 3 केमिकल्स भर के रखने हैं। कौन कौन सा, पोटेशियम ब्रोमाइड, सल्फ्यूरिक एसिड और एथाइल एल्कोहल या एथनॉल इसको कहते हैं। ये 3 केमिकल्स आपको भर के रखने हैं। जैसे ही आप बर्नर से गर्म करोगे बालू गर्म होगी, बालू से केमिकल गर्म होंगे, केमिकल गर्म होने के बाद एथिल ब्रोमाइड बनाएंगे। एथिल ब्रोमाइड जो होगा गर्म होने के कारण भाप में बदल गया होगा, वाष्प में परिवर्तित हो गया होगा। तो एथिल ब्रोमाइड की वाष्प इस पाइप की सहायता से आगे जाएगी। लेकिन आपको सभी को पता है वाष्प को इकट्ठा करना अपने आप में कठिन चीज है। आप ऐसा भी समझ लो, अगर मैं आपसे कहूं किसी वाष्प को, भाप को या गैस को आप इकट्ठा करो, ये कठिन है। गैसों को भी इकट्ठा करने के लिए हम उन्हें द्रव में बदल लेते हैं। देखो मैं एग्जांपल ही बता देता हूं, LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस।
तो ये जो पेट्रोलियम गैस इसको काहे के फॉर्म में बदला गया है, लिक्विफाइड, द्रव के रूप में बदला गया है। कभी आप घर में एलपीजी का सिलेंडर देखोगे उसमें लिक्विड भरा नजर आएगा, जबकि वो तो गैस है। तो गैस को इकट्ठा कर पाना अपने आप में कठिन है, तो हम गैस को अगर रखते भी है तो कौन से फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में। तो जो यहाँ पर गैस या वाष्प बनेगी भी यहाँ से, उस वाष्प या गैस को किसकी सहायता से, संघनित्र की सहायता से ठंडा किया जाएगा। संघनित्र एक प्रकार का कूलर होता है, लेकिन ये अपने घरों के कूलर से बहुत अलग होता है। इसमें एक अत्यधिक क्षमता होती है किसी भी गैस को शीघ्रता से ठंडा कर देने की। और जैसे ही बेटा वो वाष्प या गैस ठंडी होगी तो गैस या वाष्प ठंडी होकर कायम बदल जाएगी द्रव के रूप में। C2H5 भी द्रव के रूप में इकट्ठा हो जाएगा और ठंडा जल भी प्राप्त होगा। अब एक बात और मैं देखो यहीं पे क्लियर कर दूं, इस दौरान जो आपको C2H5Br मिलेगा वो शुद्ध नहीं होगा, उसमें एक तो जल की अशुद्धि होगी और थोड़ी सी अम्लीय अशुद्धि होगी, तो फिर हम उसको शुद्ध करके प्राप्त करेंगे। अब मैं देखो, मैं यहाँ पे लिखी हुई बातों को मैं पढ़ के सुना देता हूँ। क्या लिखा है, कहता है एक गोल पेंदी वाले फ्लास्क में सबसे पहले कंसंट्रेटेड H2SO4 और क्या लेना है, KBr, और उसको काहे की सहायता से बालू ऊष्मक पर गर्म करना है। मैं गर्म करके दिखा देता हूँ, देखो क्या क्या लेकर गर्म करना है। सबसे पहले H2SO4, तो बेटा थोड़ा सा यहाँ नीचे लिख लेते हैं, सबसे पहले H2SO4, और बेटा इसके बाद किसको लेना है, KBr को, और KBr को लेकर क्या करना है, गर्म करना है। तो भैया आप सभी जानते हो गर्म करने का ये तो निशान है, डेल्टा का साइन बना देते हैं, गर्म कर दिया इसको, और भी थोड़ा सा अच्छा डेल्टा बना लेते हैं। अच्छा, विक्रिया को कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। कितने H हैं यहाँ, 2, इसको थोड़ा सा अच्छा लिख लेते हैं, कैसा, दोनों H को अलग अलग लिख दिया। अभी होगा क्या, ये H प्लस आयन के फॉर्म में टूटेगा, बाकी का बचा हुआ HSO4 कौन सा आयन बनाएगा, माइनस, यहाँ K पॉजिटिव आयन बनाएगा और Br कैसा बनाएगा, नेगेटिव आयन। अच्छा, होगा क्या, K पर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, ये अभिक्रिया किससे करेगा, नेगेटिव चार्ज HSO4 से, तो पहला कंपाउंड बनकर तैयार होगा KHSO4, पोटेशियम बाई सल्फेट। अच्छा, K पॉजिटिव चार्ज ने नेगेटिव वाले पार्ट से रिएक्शन कर लिया, तो बेटा H प्लस वाला किससे अभिक्रिया करेगा, Br माइनस से अभिक्रिया करेगा, तो बन जाएगा पदार्थ HBr। ये पहली लाइन पर अभिक्रिया हो गई। लेकिन अभी आपको याद कर लेना चाहिए, आपने इसमें एक और केमिकल एक्स्ट्रा रखा था, C2H5OH। अब तो उस केमिकल को लाने का जरूरत है। अब भैया हम C2H5OH को लेके आ रहे हैं, देखना अभिक्रिया को। अब ये जो नया C2H5OH है वो इस अभिक्रिया के दौरान, ऊपर वाली अभिक्रिया के दौरान बने हुए किससे अभिक्रिया करेगा, HBr से। ऊपर जो अभिक्रिया में HBr बना है ना, वो HBr C2H5OH से अभिक्रिया करेगा। तो भैया मैं यहाँ लिखे देता हूँ HBr, क्योंकि गर्म ही किया जा रहा है तो डेल्टा का निशान दोबारा से बना देते हैं। अच्छा, अभिक्रिया में से क्या कर सकते हो, मैं फिर से बताता हूँ। ज्यादातर अभिक्रियाओं में से क्या होता है, पदार्थ को आयनों में तोड़ना सीखना होता है। मैं जानता हूं इसमें आयनों में कैसे तोड़ना है, कैसे तोड़ना है। देखो, C2H5 पर पॉजिटिव चार्ज, OH पर नेगेटिव चार्ज, ऐसे ही H पर प्लस चार्ज और Br पर माइनस चार्ज। अच्छा, क्या बोलते हो, H पे प्लस है, OH पर माइनस है, ये आपस में अभिक्रिया करके क्या बना सकते हैं, जल। तो मैंने लिख दिया H2O। अच्छा यार, ये बताओ C2H5 यहां पॉजिटिव लिए तो इसके नेगेटिव की डिमांड कर लेगा, तो बना लेगा C2H5Br। देखो, क्योंकि इस पूरी अभिक्रिया के दौरान मैंने दो अलग अलग अभिक्रियाएं देखी। मैं क्या चाहता हूं, मैं दोनों अभिक्रियाओं को एक साथ लिख लूं, तो जोड़ लेते हैं। जोड़ने का नियम आसान ये है कि लेफ्ट साइड वाले पदार्थ लेफ्ट साइड में जुड़ेंगे और राइट साइड वाले पदार्थ राइट साइड में जुड़ेंगे। यदि कोई लेफ्ट और राइट में पदार्थ सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। जैसे जोड़ने में क्या होगा, ये HBr इस HBr को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। लेफ्ट में जो बचता है उसको लिख लेते हैं। एक तो HSO4 को आप ऐसे लिख सकते हो, H2SO4, फिर क्या लिखा जा सकता है, KBr, और फिर क्या लिख सकते हो, C2H5OH। और बेटा राइट पे चल लेते हैं, HBr तो कैंसिल हो गया था, पहला पदार्थ KHSO4,
दूसरा पदार्थ H2O और तीसरा पदार्थ कौन सा है, C2H5Br। वैसे तो क्या है, अगर आप अपने मन से विक्रिया लिखते हैं, मैं तो कहता हूं दोनों स्टेप लिखना फिर लास्ट में फाइनल रिएक्शन लिखना। लेकिन अगर आपको लगे कि यार ये सब ना कर पाएंगे, हम केवल रट पाएंगे, तो फिर तो आप केवल नीचे वाली रासायनिक अभिक्रिया को लिखाना, बाकी अभिक्रियाओं से मतलब न रखना। तो ये दोनों आप पर डिपेंड करेगा। रिएक्शन में अगर कुछ समझ में नहीं आता, मैं इसको दोबारा से बता दूंगा। तो अगर आपको ऐसा समझ में आया कि सर जी नहीं, हम पूरा बना के सकते हैं, इसको पूरा ही लिख कराना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब मैं थोड़े से स्टेप पढ़ के सुना देता हूँ इसके, क्योंकि स्टेप पढ़ने बहुत आसान है और जरूरी भी। कहता है जिससे C2H5Br की वाष्प प्राप्त होती है। मतलब यहाँ पर जो C2H5Br मिला है, ये कौन से रूप में मिलेगा, वाष्प के रूप में मिलेगा। ध्यान रखना इन सब बातों को। वाष्प प्राप्त होती है जिसे संघनित्र द्वारा ठंडा करके द्रवित कर लेते हैं। इसका मतलब C2H5 जो भाप के रूप में, वाष्प के रूप में प्राप्त भी होगा, उसे हम किसके द्वारा ठंडा करेंगे, संघनित्र के थ्रू ठंडा करेंगे, और ठंडा करके उसे कैसा कर लेंगे, द्रवित, अर्थात द्रव के रूप में बदल लेंगे। अगला लिखा है अब अशुद्ध C2H5Br। तो C2H5Br अर्थात एथिल ब्रोमाइड अशुद्ध क्यों है, मैं बताता हूं। C2H5Br अशुद्ध इसलिए है क्योंकि उसके साथ क्या मिला है, जल, और उसके साथ क्या है, KHSO4। ये दो अशुद्धियां हैं इसके साथ। इस दोनों अशुद्धियों को हमें क्या करना है, हटाना है। ध्यान रखना है, जिसे कोई पूछेगा कि भैया C2H5Br अशुद्ध है, ये कैसे जान गए, तो मैं तुरंत उसको बताऊंगा भैया अशुद्ध इसलिए मैंने जाना कि C2H5Br के साथ क्या मिला हुआ है, जल, और जल के साथ और भी एक पदार्थ मिला है क्या, KHSO4। अर्थात C2H5Br के साथ ये दो अशुद्धियां हैं, पहली जल की अशुद्धि, दूसरा पोटेशियम बाइसल्फेट की अशुद्धि। समझ गए ना। अभी आगे चलते हैं नेक्स्ट नंबर पे। कहता है C2H5 अब अशुद्ध C2H5Br एक गाढ़े तैलीय द्रव के रूप में बर्तन की तली पर एकत्र हो जाता है। ये बर्तन की तली पर क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा गाढ़े तैलीय द्रव के रूप में। आगे लिखा हुआ है एकत्र हो जाता है, कीप द्वारा अलग कर लेते हैं, जिसे पृथककारी कीप द्वारा अलग कर लेते हैं। अब मैं देखो बताता हूं, अशुद्ध था, शुद्ध करने का प्रोसीजर देख लीजिए, ना समझ में आता है तो लिखवा देंगे। फिर देखो क्या करना है, आपके स्कूल में जब भी आप जाओगे, आपको टीचर एक विशेष चीज दिखाएगा। ये कांच की एक नली होगी, नीचे से पतली होगी, वहां पर या तो चिमटी लगी होगी या तो एक स्विच लगा होगा जो इसको आने जाने देगा, जिसको टोटी बोलते हैं, टैप लगा होगा। अब उसमें से ये अशुद्ध वाला आप क्या करोगे, C2H5Br भर दोगे, क्योंकि C2H5Br का घनत्व तो अधिक होता है। C2H5Br कहाँ इकट्ठा होगा, नीचे, और जो जल होगा कहाँ इकट्ठा होगा, ऊपर, क्योंकि बेटा जल का घनत्व तो कैसा होता है, कम। अभी आप करोगे क्या, यहां से इस चिमटी को दबाओगे या टैप को ओपन कर लोगे। जैसे ही टैप को ओपन करोगे बेटा घनत्व तो किसका अधिक है, C2H5Br का। तो C2H5Br सबसे पहले टैप से कहाँ आना स्टार्ट हो जाएगा, नीचे। अब ये ध्यान रखना है तुमको, टैप ये तब तक ऑन रखना है, ओपन रखना है जब तक C2H5Br कहाँ आ रहा है, नीचे। जैसे ही C2H5Br नीचे आ जाएगा पूरा का पूरा, और जल, अच्छा C2H5Br जब नीचे आ जाएगा तब जल स्टार्ट करेगा ना, बस उसी समय हमें टैप को क्या कर देना है, बंद कर देना है। जल कहाँ रह गया, ऊपर। इस उपकरण को क्या बोलते हैं, ब्यूरेट। क्या बोलते हैं इसको, एक लंबी सी नली होगी आपके स्कूल में, इतनी बड़ी लंबी, स्टैंड में लगी होगी, पतली नली, उसी पे भर देते हैं। पानी ऊपर भरा रहता है, ब्यूरेट नीचे, C2H5Br नीचे। हम तब तक उसको ओपन करके रखते हैं जब तक C2H5Br नीचे आ रहा है। जैसे C2H5Br नीचे गिर जाता है, हम टैप को तुरंत क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। वैसे पानी को तो अलग कर दिया तुमने, पानी तो यहीं ब्यूरेट पे फंसा रह गया। अब इस C2H5Br पर एक और अशुद्धि है, KHSO4। उसको कैसे अलग करेंगे, नीचे पढ़ते हैं। लिखा है शुद्ध C2H5Br को प्राप्त करने के लिए Na2CO3 व कैल्शियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। तो ये तो करते हैं, ये तो मैं जान गया क्यों करते हैं, इसको पढ़ते हैं। जो Na2CO3 होता है ये खत्म कर देता है, खत्म का मतलब माइनस कर देता है अम्लीय अशुद्धि को।
अम्लीय अशुद्धि, कॉमा लगा देते हैं। अम्लीय अशुद्धि का मतलब KHSO4 को Na2CO3 ने खत्म कर दिया अम्लीय अशुद्धि को, जबकि CaCl2 ने खत्म कर दिया। खत्म का मतलब है माइनस कर दिया किसको? जल को। कहोगे सर जी जल तो अलग कर लिया था, लेकिन बेटा जल अलग कर लोगे लेकिन थोड़ी फिर भी नमी रह जाती है, उस नमी को समाप्त करेगा कौन? CaCl2। मैं दोबारा से देखो इस पर बात कर लेता हूँ, 2 मिनट लगेगा, इसको पढ़ लेंगे। सबसे पहले गोल पेंदी वाले फ्लास्क में आपको 3 केमिकल भर के रखने हैं। पहला KBr H2SO4 और तीसरा नंबर रहेगा C2H5OH। हम जैसे ही गर्म करेंगे सबसे पहले क्या होगा? KBr अभिक्रिया करेगा H2SO4 से। जैसे ही KBr H2SO4 से अभिक्रिया करेगा, आयनों में तोड़ना सीख लिया है, इंटरचेंज जान जाओगे। पहले वाले का प्लस दूसरे वाले के काय से अभिक्रिया करेगा माइनस, पहले वाले का माइनस दूसरे वाले के काय से अभिक्रिया करेगा प्लस से। तो इस प्रकार से 2 केमिकल कंपाउंड बनकर तैयार हुए। फिर उनमें से जो एक केमिकल बना था HBr, वो अभिक्रिया करेगा किससे? तीसरे वाले से। अच्छा तीसरे वाले से करेगा अभिक्रिया, तो ये अभिक्रिया भी प्लस माइनस में तोड़ना जानते हो, बना लिया अभिक्रिया को। इसके बाद दोनों अभिक्रियाओं को आपस में क्या कर देना है? जोड़ देना है। जोड़ने का एक नियम याद रखना है, क्योंकि HBr इधर भी है इधर भी है, लेफ्ट पे राइट पे, इसको क्या कर देना है? काट देना है। जो HBr प्राप्त हुआ था वो खर्च भी हो गया। अभिक्रिया आपको नीचे मिल जाएगी, यही अभिक्रिया आपको लिख कर आनी है। मैंने बताया क्या, अगर आप समझ के लिख सकते हो तीनों स्टेप लिखने हैं, रट्टा मार सकते हो कि नीचे वाला स्टेप लिख कर आना। मैं क्या सोचता हूँ, अच्छा इंप्रेशन जमाने के लिए भैया तीनों स्टेप लिखने चाहिए। इसके बाद ये कुछ बातें पढ़ लेनी है जो हिंदी में लिखी हुई हैं। इंपॉर्टेंट चीज इसमें से एक और क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाती है कि अभिक्रिया के दौरान बने हुए C2H5Br को शुद्ध करने के लिए Na2CO3 का क्या कार्य है। तो भैया Na2CO3 में से माइनस के साथ लिख दीजिएगा। मैंने तो शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है कि Na2CO3 कैसी अशुद्धियों को खत्म करता है? अम्लीय। और आपको हिंदी में लिख कर आना है अम्लीय अशुद्धियों को समाप्त करता है Na2CO3। कहता है CaCl2 क्या करता है? तो CaCl2 किसको समाप्त करता है? जल या नमी को। ऐसा भी बोल सकते हो, नमी भी तो एक प्रकार का जल ही है। हालांकि C2H5Br को बनाने की और भी बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन अभी क्या है कि जब इसको नोट करोगे तब हम वो विधियां बताएंगे। तो जल्दी से इसको नोट करते हैं। C2H5Br को बनाने की और भी विधियों को पढ़ते हैं। एथिल ब्रोमाइड के निर्माण की अन्य विधियां। एथिल ब्रोमाइड के निर्माण की प्रयोगशाला विधि तो आपने पढ़ी रखी है। इसके बाद एथिल ब्रोमाइड को और भी कई विधियों से बनाया जा सकता है। तो उन विधियों को देखते हैं कौन कौन सी विधियां हैं जिनसे हम एथिल ब्रोमाइड को बना सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास एक विधि और है, पहली विधि तो लिख चुकी है। दूसरे नंबर पर मेरे पास है, कहता है एथाइल एल्कोहल पर, पूरा लिख देते हैं, एल्कोहल पर HBr की क्रिया द्वारा। अर्थात बेटा इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है अगर आपको एथाइल ब्रोमाइड बनाना है तो आप एथाइल एल्कोहल पर किसके भी क्रिया करवाएं? HBr की। तो भैया एथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला देखते हैं। एथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। अभिक्रिया किसकी करवानी है? HBr। तो भैया HBr लिख लेते हैं। 2 काम है, आपको समझना है, जैसे आप समझ लीजिए। कैसे? पहला तो ये समझ सकते हैं कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज में इनको तोड़ दें आयंस में, और या दूसरे शब्दों में ऐसा समझ सकते हैं, बेटा देखो ये OH है, ये अभिक्रिया किससे कर लेगा? H से। सोचो अगर OH H से अभिक्रिया कर लेता है तो H2O, तो पहला पदार्थ क्या बनने वाला है? H2O। और बेटा दूसरा पदार्थ क्या बचा? बचा हुआ है C2H5 और यहाँ बचा हुआ है Br। तो देखो एथाइल ब्रोमाइड का निर्माण हो गया। क्योंकि नाम जानते हैं, मैं लिख नहीं रहा इसका नाम। अभी क्या है कि क्या और भी कोई विधि है जिससे एथाइल ब्रोमाइड बनाया जा सकता है? हाँ बिल्कुल बनाया जा सकता है। इस सूत्र को देखो, C2H6 को बोलते हैं एथेन। अगर एथेन पर आप अभिक्रिया करवा देते हो Br2 की क्रिया द्वारा, आप एथेन पर ब्रोमीन की भी अभिक्रिया करवाकर आप आसानी से बना सकते हो C2H5Br को। कैसे बना सकते हैं? अभिक्रिया देखते हैं। बेटा एथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। अभिक्रिया किसकी करवानी है? ब्रोमीन की।
देखो ब्रोमीन की अगर अभिक्रिया होगी, ध्यान देने वाली बात है बेटा, एक ब्रोमीन जो है वो एक हाइड्रोजन को लेकर अलग हो जाएगा, अर्थात एक H एक Br को लेकर क्या होने वाला है, अलग। अगर एक H एक Br को लेकर अलग होगा, मैं उसको लिख दूंगा HBr। अच्छा, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, कार्बन तो 2 ही थे, हाइड्रोजन 6 थे, लेकिन एक तो चला गया है, तो हाइड्रोजन कितने बचे? इसका मतलब छठवें की जगह खाली पड़ी है, और क्योंकि छठवें की जगह खाली पड़ी है, उसकी जगह पर दूसरा वाला Br क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, क्योंकि ब्रोमीन भी तो 2 थे, तो उस खाली जगह भी पूरी हो जाएगी। नाम जहां इसकी बात आएगी तो बेटा इसका नाम जानते हो, एथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमोएथेन। इसका नाम जानते हो ना, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो वैसे नाम जानते, इसलिए मैं लिख नहीं रहा इसका। अभी मेरे पास एक और विधि है जिससे हम C2H5Br को बना सकते हैं। क्या लिखता है, देखो हम इसको लिखते हैं ऐसे, एथीन पर HBr की क्रिया द्वारा, तो इस विधि को भी पढ़ लेते हैं। कहता है एथीन पर जब आप HBr की अभिक्रिया करवाते हो तो भी आप आसानी से एथिल ब्रोमाइड को बना सकते हो। देखो कैसे, एथीन का तो फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एथीन का फॉर्मूला है। अभिक्रिया किसकी होनी है, HBr की। समझते हैं इसको, देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। समझते ऐसा है, देखो बेटा HBr आएगा और एथीन के डबल बॉन्ड से टकराएगा, सिंगल बॉन्ड से भी। ऐसा नहीं कि सिंगल बॉन्ड जो होंगे उनसे नहीं टकराएगा, सिंगल बॉन्ड से भी टकराएगा, डबल बॉन्ड से भी टकराएगा। लेकिन क्योंकि डबल बॉन्ड में से जब 2 बॉन्ड बने होते हैं तो एक बॉन्ड कमजोर हो जाता है, तो HBr आके उस कमजोर बॉन्ड को क्या कर देगा, तोड़ देगा। तो मैंने देखो एक बॉन्ड को केवल ब्रेक किया है, ऊपर वाला बॉन्ड अभी भी सही सलामत है, बेचारे की हड्डियां टूटी हैं तो नीचे वाले बॉन्ड की। अच्छा, नीचे वाला बॉन्ड अगर टूटेगा, देखो मैं क्या सोचता हूं, इस कार्बन का भी नुकसान है, इस कार्बन का भी नुकसान है, तो दोनों की कार्बन की भरपाई कैसे किया जाए, एक और H दे दिया जाए और एक और क्या दे दिया जाए। हम कहेंगे भैया तुम्हारा जो टूटा है बॉन्ड, ले तुम S से अपना बॉन्ड बनाओ। इनसे कहेंगे तुम्हारा जो बॉन्ड टूटा है तुम Br से अपना बॉन्ड बनाओ और अपनी कमी को पूरा कर लो। बनेगा क्या बेटा, इधर वाले हिस्से पर CH3। अच्छा, ये CH3 बन गया, या क्या, ये क्या बनेगा, C2CH2Br। भैया ये बन जाएगा CH2। दोनों को अगर जोड़ दोगे तो बेटा ये भी तो देखो, कार्बन 2 हैं, C2, हाइड्रोजन 5 हैं और एक ब्रोम, ये भी तो C2H5Br है। तो बेटा मेरे पास और भी 3 ऐसी विधियां थीं प्रयोगशाला विधि के अतिरिक्त, जिससे हम एथाइल ब्रोमाइड को बनाकर तैयार कर सकते थे। तो ये तो हो गया एथाइल ब्रोमाइड को बनाने की विधियां। अभी एक और बात पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे, एथाइल ब्रोमाइड के भौतिक गुण। तो मैं इधर लिख लेता हूं, देखो कैसे, C2H5Br के भौतिक गुण, या बेटा इसी को क्या लिखते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ C2H5Br। तो दोनों में से कोई भी चीज अगर आपसे डिमांड कर ले, एक ही है, या तो आप भौतिक गुण लिख सकते हो या तो आप उसको फिजिकल प्रॉपर्टी के नाम से लिख सकते हो। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में पहला लिखूंगा, फर्स्ट नंबर पे। याद भी दिलवा दूं, आपने जब यहाँ पर C2H5Br के लिए प्रयोगशाला भी लिखी थी, एक जगह आपने लिखा था यह गाढ़ा तैलीय द्रव होता है। तो सबसे पहली बात तो C2H5Br के भौतिक गुण पहला रहेगा कि ये एक गाढ़ा तैलीय द्रव होता है। तो मैं नंबर 1 पे लिखूंगा यह रंगहीन गाढ़ा सुगंधित, ऐसा भी लिख लेते हैं, सुगंधित तैलीय
द्रव होता है, फर्स्ट नंबर है। अगर आपको एथाइल ब्रोमाइड के विषय में कोई इंफॉर्मेशन चाहिए भौतिक गुण के रूप में, एक तो रंगहीन होता है, कोई कलर नहीं होगा, गाढ़ा होगा और सुगंधित तैलीय द्रव होता है, सुगंध भी देता है, अच्छी महक देता है, और कभी कभी तो यहां लिख देते हैं मीठी गंध वाला द्रव होता है, इसका भी अर्थ है सुगंधित होता है। नेक्स्ट नंबर एक और भौतिक गुण लिखेंगे, यह जल में अघुलनशील व कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होता है। अच्छा, इसका तो रीजन भी ऐसे दे सकते हैं, मेरे पास दो तरीके हैं जिनसे हम ये रीजन दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं कि जो एथाइल ब्रोमाइड है ये जल में अघुलनशील क्यों है और कार्बनिक पदार्थों में क्यों घुलनशील है। आप देखो समझ लो, अगर कभी आए तो आप इस बात को बता देना। एक तो दो पदार्थ आपस में तब नहीं घुलते हैं, जैसे यहां पर बात करते हैं, इधर मेरे पास ए और बी दो पदार्थ हैं, ये दो पदार्थ आपस में तब नहीं घुलते हैं जब दोनों पदार्थों के घनत्व में अधिक अंतर होता है। पहली चीज, यदि इन दोनों पदार्थों का घनत्व एक दूसरे से काफी ज्यादा अंतर पर है, काफी ज्यादा डिफरेंस पर है, ये पदार्थ आपस में घुलने वाले नहीं है। ये पदार्थ कौन सी सिचुएशन पर घुल सकते थे, जब दोनों की डेंसिटी लगभग समान होती है या समान होती है, या तो लगभग समान हो या दोनों का डेंसिटी अर्थात घनत्व समान हो, तब दो पदार्थ आपस में एक दूसरे में क्या होते हैं, घुलनशील। पहली तो ये बात ध्यान रखनी है, मैं केवल लिक्विड और लिक्विड की बात बता रहा हूं। दो द्रव पदार्थों को जब आपस में घोला जाए तो दोनों का अगर डेंसिटी लगभग सेम है, सिमिलर है, हाँ दोनों पदार्थ एक दूसरे में क्या होने वाले हैं, घुल जाने वाले हैं। यदि दोनों का डेंसिटी में डिफरेंस ज़्यादा है फिर वो पदार्थ बिल्कुल नहीं घुलेंगे। डेंसिटी में जितना डिफरेंस बढ़ता जाएगा, अंतर बढ़ता जाएगा, घुलनशीलता उतनी ही घटने लगेगी। पहला रीजन दे सकते हो, क्या बता सकते हो, क्योंकि एथिल ब्रोमाइड और जल का घनत्व में काफ़ी अंतर होता है, इसलिए एथिल ब्रोमाइड जल में घुलनशील नहीं है। अब दूसरा, कार्बनिक विलायकों में क्यों घुलनशील है, क्योंकि एथिल ब्रोमाइड और कार्बनिक विलायकों का डेंसिटी आपस में लगभग कैसा होता है, सिमिलर, लगभग एक ही रीडिंग के आसपास होता है, नजदीक होता है, घनत्व में अंतर कम होता है, इसलिए एथिल ब्रोमाइड कार्बनिक विलायकों में क्या हो जाता है, घुल जाता है। पहला अंतर तो घनत्व के बेसिस पे दे सकते हो। दूसरा अंतर कैसे दे सकते हो, सोचो। एथिल ब्रोमाइड का सूत्र देख लेते हैं। एथिल ब्रोमाइड खुद एक कार्बनिक पदार्थ है, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ है, ये कार्बनिक विलायकों में क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। समान नेचर वाले पदार्थ एक दूसरे में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। लेकिन जबकि जल की बात की जाए, जल है अकार्बनिक विलायक और एथिल ब्रोमाइड है कार्बनिक पदार्थ, तो एथिल ब्रोमाइड कार्बनिक होने के कारण जल नामक अकार्बनिक विलायक में घुलनशील नहीं है। तो ये दो रीजन आप दे सकते हैं, जो भी आपको बेस्ट लगेगा उस सिचुएशन पर आप वो रीजन दे दोगे। दोनों समझ में आ जाए, दोनों लिखाओ। ये दो अंतर होते हैं, क्यों नहीं घुलनशील है और क्यों घुलनशील है। अच्छा, थर्ड नंबर भी एक और बात मैं लिख दूं, इसका क्वथनांक 38.5 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वथनांक का मतलब है जब आप इसको 38.5 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करोगे, जो एथाइल ब्रोमाइड होगा ये वाष्प के रूप में परिवर्तित होने लगेगा, भाप के रूप में बदलने लगेगा। तो ये भौतिक गुण है एथाइल ब्रोमाइड के। हमने बनाने की विधियां पढ़ ली, भौतिक गुण पढ़ लिए, कुछ पढ़ लेते हैं अभी रासायनिक गुण, अर्थात एथाइल ब्रोमाइड अभिक्रियाएं कैसे करता है। तो यहां मैं हेडिंग डालूंगा, देखो क्या, C2H5Br जिसको एथाइल ब्रोमाइड बोलते हैं, के रासायनिक गुण, अर्थात C2H5Br अभिक्रिया कैसे करता है।
अभी तक आप C2H5Br को बनाकर तैयार कर रहे थे, अब इसकी अभिक्रियाएं पढ़नी है। इसको ऐसे भी बोलते हैं बेटा कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ C2H5Br। या तो रासायनिक गुण कह दे भैया, या तो उसको कह दे केमिकल प्रॉपर्टीज, तो भी बात हमको समझ में आने लगती है कि एक ही चीज की डिमांड है। अब देखो कैसे कैसे इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम देखो पढ़ते हैं, कहता है वोल्टेज अभिक्रिया लिख के दिखाओ, क्योंकि नाम से है, बहुत ही ज्यादा फेमस अभिक्रिया है। या वोल्टेज अभिक्रिया आपसे नहीं कहता है तो क्या बोल देता है, दूसरी भी शब्द बोल सकता है, कह सकता है सोडियम से क्रिया। इन दोनों में से कोई भी बात कह दे, एक ही चीज के विषय में डिमांड कर रहा है। और भैया मैं लिख भी देता हूं, देखो ब्रैकेट के अंदर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से एक है। इसका नाम की जितनी भी 28 या 30 या 32 अभिक्रियाएं अपने कोर्स में हैं, उनको जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि वो 28, 30, 32 अभिक्रियाएं तैयार करने पर आप इस बात को पाओगे कि वही अभिक्रियाएं घूम घूम कर कई प्रकार से पूछ लेता है। जैसे यही अभिक्रिया कह सकता है वोल्टेज अभिक्रिया बताओ, और वोल्टेज अभिक्रिया नहीं बताया कहेगा एथिल ब्रोमाइड पर सोडियम की अभिक्रिया करवाओ। या ऐसे पूछ सकता है क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड पर सोडियम की अभिक्रिया कराई जाती है, तो ना जाने कितने प्रकार से उसी क्वेश्चन को पूछ सकता है। तो भैया आप नाम की जो 28, 30, 32 अभिक्रिया अपने कोर्स में है, हालांकि सब पढ़ा देंगे हम, लेकिन उनको बहुत अच्छे ढंग से तैयार रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट का सिंबल जो बना है ये इसीलिए बना है कि इसको ढंग से तैयार रखना है। अच्छा देखो कैसे करते हैं, कहता है वोल्टेज अभिक्रिया करनी है या सोडियम से अभिक्रिया, बात एक ही है। तो भैया हम सबसे पहले तो ले लेते हैं C2H5Br, और बेटा उस पर अभिक्रिया किसकी करवाते हैं, सोडियम की। अगर थोड़ा सा ही अच्छा अपने पास दिमाग रखोगे तो एक और C2H5Br लेते हैं। देखो कैसे, C2H5Br, क्योंकि C2H5Br 2 बार ले लिया गया है, Br को मैं वहां पीछे से निकाल के आगे रखे देता हूं। क्यों रखे देता हूं, इसको भी समझ जाओगे। तीर के निशान के ऊपर लिखना है ड्राई ईथर, शुष्क ईथर लिख देना है। अभिक्रिया कैसे होगी, ये ब्रोमीन सोडियम को लेकर अलग हो जाएगा। अच्छा क्या सोचते हो कि 2 Na और 2 Br मिल रहे हैं आपको, अगर 2 Na और 2 Br मिल रहे हैं तो इसको लिख सकते हो 2 NaBr, 2 NaBr। जगह और भी चाहिए लेकिन मेरे पास नहीं, इसलिए मैं यहां नीचे लिख दूंगा। 2 Na 2 Br को लेकर अलग हो गया, बचता क्या यहां है C2H5, और यहां क्या बचता है C2H5। देखो या तो C2H5 लिख लो या दोनों को जोड़ लो, तो C2 और C2 मिलके हो जाएगा C4H5 मिलके हो जाएगा H10। कोई पूछेगा ये कौन सा फॉर्मूला है, हम बताएंगे कार्बन 4 है, इसलिए ये फॉर्मूला किसका है, ब्यूटेन का। तो अभिक्रिया इसको समझ लो भी वोल्टेज अभिक्रिया या सोडियम से क्रिया आता है, आप इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराओगे। एक और देखो रासायनिक गुण पढ़ते हैं, ये पहला रासायनिक गुण हो गया। अब यहां पर दूसरा नंबर पर रासायनिक गुण पढ़ते हैं। एक और रासायनिक गुण है हम लोगों के पास, कहता है अमोनिया से क्रिया। अभी आपसे कह देगा C2H5Br की अभिक्रिया किससे करवानी है आपको, अमोनिया से। देखो इसकी अभिक्रिया कैसे करवाते हैं, अभिक्रियाएं लिखी रहेगी, उसको देखेंगे। भैया C2H5Br तो फॉर्मूले पर लिखा है, अमोनिया का सूत्र लिख लेते हैं NH2 और H। अब देखो अमोनिया का सूत्र होता है NH3 है, लेकिन अगर अभिक्रिया को तुमको लगता है कि देखो हम अच्छे ढंग से समझ भी जाएं, लिख भी लें, भैया ये मेथड बेस्ट है। H को और थोड़ा सा दूरी पर बना लो, NH2 इधर लिखा है, एक इधर लिखा है, NH3 है ही वो। अभिक्रिया कैसे करेगा, देखो बेटा ये ब्रोमीन, बेटा कुछ समझ में आया ना,
H किससे कर लेगा, Br से। तो पहला कंपोनेंट बनने वाला है HBr, जिसका नाम आप पढ़ चुके थे, कह रहे थे कि ये तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड है। अभी मैं क्या सोचता हूँ, मेरे पास क्या बचता है C2H5 और वहां बचता है NH2, तो दोनों को एक साथ लिख लें C2H5NH2। कोई पूछेगा सर जी इसका नाम क्या है, देखो इसका पहला नाम तो मैं इसके ऊपर लिखूंगा और दूसरा नाम मैं इसका लिख दूंगा नीचे। पहला नाम है इसका C2H5 का एथाइल और NH2 का नाम है एमाइन या एमीन इसको बोलते हैं, AMINA। ये तो नॉर्मल नाम हो गया, सामान्य नाम हो गया, रूढ़ पद्धति का नाम। अब एक और नाम क्या है, NH2 को पहले पढ़ेंगे। तो NH2 को बेटा पहले पढ़ोगे तो इसका नाम है एमिनो या कुछ किताबों में एमाइनो इसको बोलते हैं, एमिनो या एमाइनो, जो भी ये तुमको अच्छा लगे लिख लो। और कार्बन 2 है इसलिए इसका नाम पढ़ते हैं एथेन। तो इस प्रकार से बेटा ये दूसरा रासायनिक गुण है जो एथिल ब्रोमाइड पर बताया जा सकता है। अभी क्या कर लेते हैं, क्योंकि जगह हमारे पास है, एथिल ब्रोमाइड पर एक अभिक्रिया को और पढ़ते हैं। देखो ये अभिक्रिया भी क्योंकि नाम पर है, सब कुछ भूल जाना। मैंने अभी क्या बोला था कि अपना नाम भूल जाना, लेकिन नाम वाली अभिक्रियाओं को मत भूलना है, तभी आपका नाम बाद में आएगा जब बढ़िया से अच्छी अभिक्रियाएं लिख पाओगे। वी हाइड्रो हैलोजनीकरण। अभिक्रिया के नाम से बहुत सारी चीजें पता चल जाती हैं। देखो कैसे, वी का मतलब होता है हटा दीजिए, हाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन को, हैलोजन का मतलब है हैलोजन को। किसको किसको हटा देना है, हाइड्रोजन और हैलोजन को हटा देना है। करण का मतलब ऐसा काम आपको करके दिखाना है, एक ऐसा काम, एक ऐसा खूंखार काम जिसमें से आप हाइड्रोजन और हैलोजन को क्या कर दें, हटा दें। ऐसे अभिक्रिया लिख दो। अभी लिख लेते हैं, देखो इसको C2H5Br को देखो क्या करेंगे, C2H5Br। मैंने कहा था कि अगर आपको यह अभिक्रिया करवानी है वी हाइड्रो हैलोजनीकरण, तो तीर के निशान के ऊपर एल्कोहलिक KOH लिख के आना है। अच्छा होगा क्या, किसको किसको हटाना है, हाइड्रोजन को और हैलोजन को। हाइड्रोजन कम हो गया, हैलोजन हट गया। हाइड्रोजन और हैलोजन हटेगा तो बेटा बन कर क्या तैयार होगा, HBr। हाइड्रोजन हटा दिया, हैलोजन हटा दिया। अच्छा इसमें से अगर हाइड्रोजन हैलोजन हटा दोगे बचेगा क्या, C2 और H बचेंगे 4। C2H4 का नाम है एथीन, एथीन। इस अभिक्रिया को जानते हो, एक प्रकार से और लिख देते हैं किताबों में और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। इस C2H5 को ऐसे लिखते हैं, देखो CH3CH2, जैसे अभी मैंने कहीं मेरे पास कहीं पर था, हाँ C2H5Br को ऐसा नहीं लिखा गया था, तो देखो इस बार मैंने CH ऐसे लिख दिया। अभिक्रिया यही लिखी हुई है, एल्कोहलिक KOH लिख दिया। अब अभिक्रिया क्या होगी, यहां का एक H इस Br से अभिक्रिया कर लेगा। सोचो अगर एक H Br से अभिक्रिया कर लेगा तो सबसे पहले क्या बन जाएगा, HBr। अच्छा बचेगा क्या, यहां बचेगा C और 2 H बचेंगे। बेटा यहां भी तो C के साथ 2 H बचेंगे, क्योंकि H तो Br के साथ निकल गया है, तो यहां भी CH2 बचेगा। और वैलेंसी को बैलेंस करने के लिए डबल बॉन्ड लगा लेंगे। देखो यही फॉर्मूला लिखा है C2H। अब ये ऐसा लिख गया या ऐसा लिख गया, दोनों सेम चीजें एक प्रकार से कर सकते हो। अभी तैयारी करने के लिए दोनों चीजें लिख सकते हो, है अभिक्रिया एक ही। तो इसको नोट कर लेंगे और बाकी जो घटनाएं इसमें से बच जाते, जैसे और भी रासायनिक गुण बचते हैं, उपयोग बचता है, इसको फिर कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे।